साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कैसा है इस साथियों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ रिगार्डिंग द स्टॉकिंग। कई बार महिलाओं की शिकायत ये होती है कि कोई पुरुष जो है उनको स्टॉक कर रहा है। कई कारण हो सकते हैं स्टॉक करने के, कि भाई ये हमारा पीछा कर रहा है क्योंकि हम है ही बहुत खूबसूरत, या हमसे ये फ्रेंडशिप करना चाहता है, या हमसे इंटरेक्ट करना चाहता है जिसके लिए हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। अचंभे की बात यह है कि कुछ महिलाएं ये कहती कि साहब हम ये नहीं चाहते कि हम इसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, पर ये हमारा पीछा कर रहा है। बट आप अगर कपड़े गलत सलत पहनोगे, आपका आचरण गलत सलत होगा, उसके बाद लड़का आपका पीछा कर रहा है, तो फिर जिम्मेदार कौन है आप खुद समझ लो। या तो प्रलोभन दो मत, और दे रहे हो तो उसको सहने की भी जो है क्षमता रखो, क्योंकि कानून तो हमारे देश में लागू हो रहे हैं अमेरिकन पैटर्न के, पर अभी भी जो मेंटेलिटी हिंदुस्तानियों की है वो उस कानून को समझने की, उसको फॉलो करने की है ही नहीं। उदाहरण के लिए मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि अगर आपको फंसना नहीं है दहेज कानून में, तो आपको सेक्शन 3 सब क्लॉज 2 DP एक्ट के प्रावधानों की अक्षरशः पालना करनी चाहिए। आपको एक एग्रीमेंट जो है लिखना चाहिए, उसमें सारे लिखा पढ़ी आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर कितने लोग करते हैं? कोई नहीं करता है। तो साथियों उसका गंभीर परिणाम जो है अल्टीमेटली हमें फेस करना पड़ता है। तो वही स्थिति आती है स्टॉकिंग केस में। अब आप रोड पर जा रहे हो, लड़की भी रोड पर जा रही है, वो तो कहते हैं कि साहब मुझे स्टॉक कर रहा है। तो ये ऑफेंस यूजुअल ना हो जाए, जिसको लेके एक यूनिक इंटरप्रिटेशन दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। एक ऐसा इंटरप्रिटेशन जिसको आप समझ लोगे, उसको फॉलो कर लोगे, तो निश्चित रूप में आपको इस तरह के ऑफेंसेस से भारी सफलता जो है मिलने वाली है। क्योंकि देखो, लड़का लड़की का एक साथ जाना, एक साथ पढ़ना, या किसी लड़की से लड़के का जाना, क्या हो गया इसमें? एक नेचुरल चीज़ है। जिस तरह से इंटरकोर्स एक नेचुरल चीज़ है, उस तरह से ये फिनोमेन है। क्योंकि कानून आप कितने बना लो, पर जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो नेचुरल कंडक्ट है, वो होंगी। क्लियर है साथियों? जजमेंट का नाम है राकेश बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है 11 अक्टूबर 2024 को बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। इस मामले के फैक्ट्स को समझने के लिए, स्टोरी को समझने के लिए हमें कुछ सीन जो है लेने होंगे। एक लड़की है, वो जा रही है एक पब्लिक रोड पर, और जा रही है अपनी स्कूटी से लहराते हुए। अल्टीमेटली एक लड़का भी उसी रोड से निकलता है, उसके पास एक मोटर बाइक है। और आप जानते हो कि आज के युवाओं में बहुत जोश है, और कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को जिम्मेदारियाँ देने की बजाय उनको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है दे देते हैं, उसमें पेट्रोल भरा देते हैं। बच्चे करते क्या है, बस लगाया एक्सीलेटर और रवाना हो गए। साथियों बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि इस एज पर, जहाँ हम कॉलेज लाइफ में, एक अट्रैक्शन की जो है स्थिति रहती है, और हर लड़का लड़की को इम्प्रेस करना चाहता है उसकी हरकतों से। क्लियर है? अब यहाँ पर ये जो लड़का है, उसके मन में क्या था क्या नहीं था, बात की बात है। बट लड़की का आरोप यह था कि ये लड़का लगातार मुझे हॉर्न दिए जा रहा था। मैं बड़ा परेशान हो गई, और मैं अपने राइडिंग पर जो है फोकस नहीं कर पा रही थी। अल्टीमेटली मैंने उसको समझाया भी, भाई ऐसा मत कर, तब भी ये नहीं मान रहा है। दूसरा इंस्टेंस क्या था कि ये मुझे प्रयास कर रहा है ओवरटेक करने का, वही जूं 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 चलते हुए। बढ़िया बात है जी। और तीसरा इंस्टेंस क्या था कि इसने इस तरह से गाड़ी ड्राइव करी कि मैं तो डर गई, और मेरा बैलेंस जो है बिगड़ गया, और मैं टकरा गई किसी फॉर्च्यूनर के अंदर। और अल्टीमेटली मेरे को जो है चोटें आई एल्बो पे, शोल्डर पे और थाई के ऊपर। और इस तरह की स्थितियों को जिक्र करते हुए उसने एक रिपोर्ट जो है दर्ज करा दी। इंसिडेंट था 27 मई 2017 का, पर जब रिपोर्ट लिखाई तो उसमें इंसिडेंट तो उससे गायब ही कर दिया। उसमें क्या कहती है अपनी रिपोर्ट में कि ये गाड़ी चली, उसने मेरा पीछा करा, मैंने उसको मना किया, अल्टीमेट टक्कर मारी, मैं नीचे गिर गई, और मेरे जो है गंभीर चोटें आ गई। तो वो पार्ट जो सच्चा था उसको तो गायब कर दिया, और जो पार्ट फिक्टिटियस था पार्टली, उसको इंसर्ट करते हुए रिपोर्ट लिखा दी। इस रिपोर्ट पर कंसर्न लेडी के बयान हुए। उससे पूछा गया कि भाई इस केस का आई विटनेस कौन है, तो आ गया भाई टैक्सी ड्राइवर, कि भाई मैंने ये इंसिडेंट जो है देखा है। उसके बयान भी जो है रिकॉर्ड कर लिए गए, कंसर्न डॉक्टर के बयान भी रिकॉर्ड किए गए कंसर्निंग द इंजरी, और इसके अलावा जो कंसर्न आईओ था उसके बयान भी रिकॉर्ड हुए कोर्ट के अंदर। सब निष्कर्ष निकालते हुए कोर्ट ने जो है कन्विक्ट कर दिया अक्यूज को। अपील कोर्ट से भी वो हार गया, और फिर ये मैटर गया ऑनरेबल हाई कोर्ट में स्क्रूटनी होने के लिए डिवीजन के अंदर। आप सब जानते हैं कि अगर हम 2 कोर्ट से हार गए तो वहां पर हाई कोर्ट के इंटरफेरेंस करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। और रिवीजन में आपको ये शो करना होता है कि एरर क्या रही रिकॉर्ड्स के ऊपर, और किस तरह से लॉ के बिंदुओं को फॉलो नहीं किया गया। आसान नहीं है सर्जरी है, जिस कारण जब भी आप रिवीजन में जा रहे हो तो इन बातों का विशेषता जो है ध्यान रखो। साथियों वही की वो स्टोरी प्रोसिक्यूशन ने पढ़ी, और जो कंसर्न लड़की का वकील था उसने कोर्ट को इन बिंदुओं पर एड्रेस किया कि लड़कियां कंडक्ट देखो, उसको कोई डर नहीं है, आराम से बाइक भगा रहा है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, और अल्टीमेटली ओवरटेक करने के नाम पर लड़की को हैरेस कर रहा है।
और उसकी मॉडेस्टी को भंग करने का प्रयास कर रहा है और अल्टीमेटली उसको स्टॉक कर रहा है और ये लड़की गिर गई और उसके जो है चोटें आ गई। अगर आम आदमी के एंगल से इस केस को हम देखें तो लगता है भाई बहुत गलत हो गया, पर कानून के एंगल से इस केस को एग्जामिन करें तो ऐसी स्थितियां सामने निकल के आती हैं कि लगेगा वास्तव में कि केस बना नहीं है पर बनाया गया है। इट इज़ नॉट अ जेन्युइन केस, इट इज़ बेसिकली अ फैब्रिकेटेड केस। सबसे पहला दाव ये था डिफेंस का कि इस केस में लड़की सच्ची है ही नहीं। जिसको चोटें आई हैं वो रिपोर्ट लिखाती इमीडिएटली, जबकि रिपोर्ट लिखाने में 3 दिन लग गए। ऐसा क्यों? डिले को एक्सप्लेन करना होगा। अगर डिले अनएक्सप्लेन्ड है तो ये फैटल है फॉर द प्रोसिक्यूशन। लड़की का वकील कहता है कि भाई डिले फैटल है, मानते हैं, पर डिले अगर एक्सप्लेन्ड है तो ये फैटल नहीं है। उसने कहा कि चोटें आई ये भी फैक्ट है, बट हम इस इंसिडेंट के बाद जो है शादी के कार्यक्रम में बिजी हो गए थे, जिस कारण रिपोर्ट लिखाने में जो है देरी हुई है। पर जरा सोचिए, चोटें हैं, चोटें गंभीर हैं, तो वो रिपोर्ट देरी से क्यों लिखाएगा? यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क जो है क्रिएट किया गया। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट अटैक था डिफेंस का कि लड़की ने अपने केस में जो है इंप्रूवमेंट किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टोरी उसने बताई है उसमें जो स्टोरी थी फॉर्च्यूनर वाली, उसको उसने गायब भी कर दिया, जबकि क्रॉस में इस बात को उसने एडमिट किया कि मेरी टक्कर जो है वो फॉर्च्यूनर से हुई थी, ना कि कंसर्न व्यक्ति से या उसके कारण। तीसरा इंपॉर्टेंट बात कि दोनों अननोन है, इंटरेक्शन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है और दोनों ड्राइव कर रहे हैं अपने अपने गाड़ियों को पब्लिक रोड पे। पब्लिक रोड पर ड्राइव करना आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जब तक कि रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो जिस कारण हमने कोई भी अपराध जो है यहाँ पर कारित नहीं किया। चौथी बात ये थी कि वो कहते कि मुझसे एनी डिस्टेंस पर है, फिर कहती राइट साइड पे, फिर कभी कभी टक्कर मार दी, कभी कभी ओवरटेक कर दिया, कभी कहती मैं बैलेंस बिगाड़ चुकी थी जिस कारण से, और टक्कर खा गई मैं फॉर्च्यूनर से जो कि रोड साइड पे खड़ी हुई थी। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में संदिग्धता उत्पन्न करते हैं कंसर्न केस के अंदर। इसके अलावा जो भी इंसिडेंट था ये कहते कि मैंने रिपोर्ट कर दिया सेम डे, जबकि रिपोर्ट जो मिली है वो मिली है 3 दिन बाद। ऐसा सस्टेन करता आईओ, तो ये विरोधाभास जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाई लड़की और कंसर्न आईओ। इसके अलावा कंसर्न आईओ ने जो मौके के फुटेजेस से, खासकर सीसीटीवी फुटेज उस रोड के, उसको जो है जब्त नहीं करा। और सबसे हराने की बात, ड्राइवर इस केस में प्राइम एविडेंस है, सस्टेन कर रहा है, जिसके बयान रिकॉर्ड हो गए 4 मई 17 को, जबकि इंसिडेंट कब का है? 27 मई 17 का। तो इंसिडेंट से पहले ये पिक्चर में कहाँ से आ गया? इसके बयान रिकॉर्ड कैसे हो गए? तो ये क्लिंचिंग पॉइंट जो है रेस किए गए। तो कोर्ट ने निष्कर्ष निकाले, पर एक निष्कर्ष हमारे खिलाफ इसलिए गया कि कोर्ट का मानना है कि आप रैशली नेग्लिजेंट ड्राइव कर रहे हो, जिस बारे में कोई भी स्पेसिफिक रीजन नहीं है, आप मौके पर हो, आपकी जो प्रेजेंस है वो डाउटफुल नहीं है। तो रैशली और नेग्लिजेंट के लिए तो कोर्ट ने कन्विट करते हुए इसको भुगतान मुक्ताई पे जो है छोड़ने का ऑर्डर कर दिए। पर कोर्ट ने मेरिट पे स्क्रूटनी करी सेक्शन 354D आईपीसी की, जो कि बात करता है स्टॉक करने की। स्टॉकिंग में कोर्ट का कहना यह था कि जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है पर्सनल इंटरेक्शन और डेलिबरेटली करना, और जिसके लिए कंसर्न लेडी जो है वो डिसइंटरेस्टेड है, उसमें इच्छुक नहीं है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों नोन नहीं है। दूसरी बात यह कि 27 मई 17 को इंसिडेंट हुआ है, मात्र 20 मिनट में इंसिडेंट जो है समाप्त हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अपीलेंट जो है वो कंसर्न बाइक को राइड कर रहा था, जो कंसर्न लेडी है ये अपना स्कूटर ड्राइव कर रही थी, ये हॉर्न दे रहा था, उसके बाद ओवरटेक कर रहा था और इस तरह से गाड़ी ड्राइव करी कि ये लेडी अपना बैलेंस खो बैठी और नीचे गिर गई। बट ये कहीं भी नहीं आ रहा है कि ऐसा करते हुए इसने इसको स्टॉक किया हो। स्टॉक करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट किया कि देयर मस्ट बी अ पर्सनल इंटरेक्शन, वो तो बोला ही नहीं, और लगातार जो है वो हॉर्न दे रहा था। पर ट्रायल कोर्ट ने माना कि चूंकि हॉर्न दे रहा था, लगातार उसको परेशान कर रहा था, ओवरटेक का प्रयास कर रहा था, देन ही इज लायबल। पर इस तरह की एविडेंस फाइल पे होनी चाहिए कि वो कोई भद्दे कमेंट कर रहा है, कोई डेरोगेटरी कमेंट कर रहा है और करते हुए लगातार पीछा कर रहा है। जब तक इस तरह के इंटरेक्शंस नहीं है, इस तरह के फैक्ट्स रिकॉर्ड पे नहीं है, तो उसमें किसी भी रूप में केस को जो है स्टैंड बाय नहीं कर सकते। तो ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है कम से कम 10 बातें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कोर्ट ने इस केस में 354D आईपीसी के हद तक प्रोसीडिंग को जो है क्वैश कर दिया और उस ऑफेंस से जो है इसको बरी कर दिया और शेष के लिए भुगतान मुक्ताई पे जो है छोड़ दिया। क्लियर है? और वो शेष क्या थे कि ड्राइव करना रैशनल नेग्लिजेंट, पर उसके लिए भी इसलिए कन्वर्ट हुआ ये क्योंकि ये मौके की परजेंस को जो है डाउटफुल नहीं कर पाया। और इसके अलावा जो भी फैक्ट्स है, सर्कमस्टेंसेस से, उसमें बात निकल के आ रही थी कि ड्राइव हुई है, रैशली हुई है, नेग्लिजेंटली हुई है, उसको लेकर इफेक्टिव जिरह जो है रिकॉर्ड पर नहीं आ पाई, जिसके कॉन्टेक्स्ट में जो है डाउट क्रिएट करना होता है केस के अंदर। साथियों, पहला पॉइंट यह है कि 354D आईपीसी अब बन चुका है पार्ट BNS का भी, और वहां पर भी जो है इसको डिफाइन किया गया एज एन ऑफेंस। सबसे प्राइमरी स्टैंड किया है कि इस तरह के ऑफेंसेस के लिए देयर मस्ट बी द पर्सनल इंटरेक्शन इंटेंशनली विदाउट द इंटरेस्ट ऑफ दैट वुमेन। आप उसको पीछा कर रहे हो और ये कह रहे हो कि भाई और आ जाओ हमारे साथ चलो, अरे दोस्ती कर लो मैडम जी, इस तरह के वर्डिंग्स जो है होने चाहिए। अगर ये इंटरेक्शंस नहीं है जिसको डिस्कम्फर्ट कर रहे हैं, देन 354D आईपीसी वुड नॉट बी मेड आउट, या ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग वुड नॉट बी मेड आउट। दूसरी बात, इस तरह के ऑफेंस को लड़ने का एक ही पैरामीटर है कि जो जो बयान फाइल पर हैं उसमें कितने हियरसे एविडेंस है, कितने आई एविडेंस है। तीसरी बात, जो
आई एविडेंसेस हैं और जो कंप्लेनेंट है उनके बयान में जो है विरोधाभास क्रिएट करो। चौथी बात, जो कंप्लेनेंट के बयान है उसके जो पुलिस के बयान है, जो कोर्ट के बयान है, उसमें विरोधाभास जो है क्रिएट करना है। नंबर 5, ये मैटर जो है रिपोर्ट कब हुआ है ये भी देखना है। नंबर 6, कितने इंप्रूवमेंट जो है फाइल पे आ रहे हैं। नंबर 7, कोई डॉक्यूमेंटरी एविडेंस है, क्या उसके खिलाफ बयान तो नहीं आ रहा है, इसका फायदा मिलेगा। नंबर 8, कि जो कंसर्न अक्यूज है उसका नोन पर्सन है, अननोन पर्सन है। नंबर 9, किस तरह से वो इंटरेक्ट कर रहा है उससे और उसके एविडेंसेस क्या हैं और कितना उसमें कांस्टेंट व्यू निकल के आ रहा है। और नंबर 10, इस तरह के मैटर को उसने रिपोर्ट किस तरह से किया, इसकी जानकारी किस किस को दी और किस तरह से वो लोग सामने आए, ताकि अगर हम इन पॉइंट्स पर काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर अगर ये मामला झूठा है तो हम एक्विटल भी क्लेम करेंगे और कर भी सकते हैं। बट सब कुछ डिपेंड है हमारे ऊपर कि हमारा लड़ने का पैटर्न क्या और स्ट्रेटेजी क्या है। तो कोर्ट में है कुछ नहीं, केवल आपका क्लेवर एक्ट है कि किस तरह से आप एविडेंस जो पुलिस की है उसको डैमेज करते हैं क्रॉस में आके। तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, ब्रीफ करना पड़ेगा और लगातार जो है इसकी लाइट में जो है वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर तैयारी कर लोगे तो बच जाओगे, वकील के भरोसे बैठ गए तो केस को आप ना जीत पाओगे और ना ही प्रॉपर्ली कंटेस्ट कर पाओगे। आपका अपना केस है, आप तैयारी करो, आप पॉइंट्स निकालो, लॉ की लाइट में इसमें रिसर्च करो, उसके बाद जीरा तैयार करो, फिर वकील साहब चेक करो, उसके बाद जीरा करो। जीरे का आनंद जो है अलग ही आएगा। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके लिए। तो ऐसे अपडेट्स के लिए पेज को फॉलो लाइक करें, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।